एसेंशियल्स में है। जब हमने एसेंशियल्स पढ़े थे, जैसे अभी एक मिनट इसके अंदर देख के आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने एसेंशियल्स पढ़े थे। सकती है आप मैरिज में। जी, आप क्या कह रहे थे कि विटनेस के बारे में क्या कह रहे थे? टू विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। जी, मेरा फीमेल हो सकती है विटनेस मैरिज में। हाँ हाँ, बिल्कुल फीमेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये है कि विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। विटनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि ज़ाहिर है डिक्लेयर होगी, विटनेसेस होंगे तो वो डिक्लेयर करेंगे, आगे जाके लोगों को बताएंगे कि जनाब फला फला जो दो लोग हैं उन लोगों की शादी हुई है और हम उसमें गवाह थे। तो इसलिए गवाहों का होना जरूर, और मैरिज का डिक्लेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी, जी मैम, वो तो सही है, विटनेस होना लाजमी है। मेरा सवाल ये है, फीमेल विटनेस हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो मैंने आपको यही कहा कि फीमेल विटनेस बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलें अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ मैरिजेस का। मैरिज, there are three types of marriages according to their validity. Number one, valid, number two, irregular और number three, void. अब नंबर वन वैलिड तो वो है जिसके अंदर तमाम उसके एसेंशियल्स हैं, कंप्लीट है, और वो बिल्कुल कंप्लीट मैरिज है, ठीक है। इरेगुलर मैरिज इज दैट मैरिज दैट इज नॉट इरेगुलर nor void, means there is something is missing from essentials, and whenever this essential thing will be completed, it will become a valid marriage. Acha, a marriage which is not valid may be either void or irregular. There may be two ways. या तो वो void है या फिर irregular है. A void marriage is one which is unlawful in itself, the prohibition against the marriage being perpetual and absolute. जब कभी भी कोई मैरिज अगर void की कैटेगरी में आ गई तो वो यूं समझ लें कि अब वो बिल्कुल गलत है और उसके सही होने का कोई चांस नहीं है, मतलब वो मैरिज है ही नहीं. That marriage does not exist, it is not a marriage itself, because these may be comes this may come in the prohibition. वो प्रोहिबिशन, जो प्रोहिबिटेड डिग्री है, या तो उससे ताल्लुक उसका ताल्लुक होगा, या फिर उसका ताल्लुक जो है इस तरह से होगा कि वो हराम जो मैरिजेस हैं वो उसकी कैटेगरी में आएगी, और जो उसकी कैटेगरी में मैरिज आएगी वो मैरिज है ही नहीं, यूं समझ लें कि इट इज नॉट अ मैरिज. Thus, a marriage with a woman prohibited by the reason of consanguinity, affinity, and fosterage is void. Effect of the valid marriage. Valid marriage का जो लीगल या कानूनी हक जो होता है वो क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. A valid marriage confers upon the wife right to dower, maintenance, and residence with her husband. अब ये तीन हकूक जो है वो औरत को वैलिड मैरिज के अंदर मिल जाते हैं. सबसे पहला हक तो ये हो गया कि उसको हक महर दिया जाएगा. दूसरा ये कि वो मेंटेनेंस की हकदार हो जाती है कि उसका हस्बैंड उसको मेंटेन करे. नंबर थ्री, रेजिडेंस, यानी उसको उसको ये हक हासिल हो जाता है कि वो अपने हस्बैंड के घर में रहे और उसको रेजिडेंस प्रोवाइड करे उसका शौहर. अच्छा, उसके बाद फर्दर ये कि 10 अब अच्छा, husband's house, a house imposes on her the obligation to faithful and the obedient to him, to admit him to sexual intercourse and to observe the iddah. अब वो ये है कि औरत के ऊपर क्या हुकूक आ जाते हैं कि जनाब वो अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखे, उसके साथ फेथफुल रहे अपने हस्बैंड के साथ, और अपना रिलेशनशिप जो है उसको अपना जो है उसको वफादारी के साथ फेथफुलनेस के साथ निभाए. और उसके अलावा ये कि अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी तो उसको इद्दत भी ऑब्जर्व करनी है. अब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तरफ जब हम जाएंगे तो उसमें उसकी टाइप्स पढ़ेंगे. इट क्रिएट्स बिटवीन द पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. अब दोनों के दरमियान प्रोहिबिटेड डिग्रीज भी क्रिएट हो गई. जैसे अब हस्बैंड का जो फादर है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आ गया. अब जो वाइफ के फादर या उस वाइफ की जो मदर है या उसकी जो बहनें हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आ गई. और उसके अलावा ये कि जब उनसे ऑफ स्प्रिंग आएगी तो वो भी प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्रिएट करेंगी.
जो हस्बैंड के जो बहन भाई हैं वो प्रोहिबिटेड, उनके लिए प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएंगे बच्चों के लिए, और जो मदर के जो बहन भाई हैं वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में, यानी प्रोहिबिटेड डिग्रीज विल बी क्रिएटेड इन द रिजल्ट ऑफ अ मैरिज। इफेक्ट ऑफ वाइड मैरिज। अब वाइड मैरिज क्या है? अ वाइड मैरिज इज नॉट अ मैरिज एट ऑल because it does not create any civil rights or obligations between the parties. The offspring of the void marriage are illegitimate. ठीक है। इफेक्ट ऑफ द इरेगुलर मैरिज अब आ जाते हैं कि इरेगुलर मैरिज क्या है? ये थर्ड डिग्री है। अच्छा, इरेगुलर मैरिज जो होगी दैट विल बी सच टाइप ऑफ द मैरिज वेयर देयर इज समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम द एसेंशियल्स, और जब कभी भी उसकी जो इम्पोर्टेंट जो उसकी एसेंशियल्स हैं अगर वो कंप्लीट होंगी, then that marriage automatically will become a valid marriage. An irregular marriage may be terminated by either the parties, either before or after consummation, by words showing an intention to separate, as where either parties says to the other, I have relinquished, remised, left, neglect you. यानी अब इन दोनों इस तरह की जो इरेगुलर मैरिज होगी, क्योंकि वो अभी लीगलाइज नहीं हुई है, तो बाय वर्ड्स भी उसको टर्मिनेट किया जा सकेगा। नंबर 1, अब इरेगुलर मैरिजेस होंगी कौन सी ना? अच्छा, या उसका लीगल इफेक्ट क्या क्या होंगे? एन इरेगुलर मैरिज हैज नो लीगल इफेक्ट बिफोर कम्युनिकेशन और सॉरी कंज्यूमेशन। अगर इरेगुलर मैरिज है और कंज्यूम नहीं हुई है, यानी रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। इफ कंज्यूमेशन हैज बीन टेकन प्लेस, उसके बाद क्या है? नंबर 1, वाइफ विल बी एंटाइटल्ड फॉर डोअर, either proper or specified, whichever is lesser. Number 2, she is bound to observe the iddat, but the duration of iddat both on divorce and the death is the 3 courses, यानी 3 महीने उसके लिए जो है वो इद्दत होगी। नंबर 3, the issue of the marriage is legitimate. अगर उसी मैरिज के नतीजे में कोई बच्चा आ जाता है इस दुनिया में तो वो legitimate होगा। But an irregular marriage, though consummated, does not create mutual right of inheritance. अच्छा, जब कभी भी वैलिड मैरिज होगी तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के राइट क्रिएट हो जाएगा एक दूसरे की प्रॉपर्टी में इनहेरिट करने का। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को जो लीगल शेयर है उसका, वो उसकी जो है वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मिलेगा, और अगर वाइफ की डेथ हो जाती है और वाइफ की प्रॉपर्टी है तो हस्बैंड का राइट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इरेगुलर मैरिज के अंदर सबसे बड़ा सेटबैक एक तो ये भी होगा कि कोई किसी किस्म का इनहेरिटेंस का राइट क्रिएट नहीं होगा। बट एन irregular marriage, though consummated, does not create mutual right of inheritance between the husband and the wife. अच्छा, impediment of the contract of marriage. There are some legal disabilities or prohibitions to make the contract of marriage. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इरेगुलर मैरिज की टाइप्स बता देती हूँ। ठीक है, हमारे पास एक और है, मैं आपको एक सेकंड, इसमें रेगुलर मैरिज की जो है इरेगुलर मैरिज की टाइप्स हैं। अच्छा, फोर्स्ड जो मैरिजेस होती हैं हमारे पास, उसका क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में? ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फोर्स्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम. It could be assumed from the discussion of the previous section that age of the puberty is necessary so that one can freely express his or her consent. So Islam prohibits the marriage where a woman or a man does not have consent. There are guiding principles, though the hadith
in this regard. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has advised a girl on her complaint that her father had forced her to marry without her consent, that she had a choice either to accept or invalidate the marriage. अच्छा, ये इब्ने अब्बास जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स स्टडीज के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है एक बुक है उसके अंदर, और इब्ने हम्बल की जो हदीस की बुक है उसके अंदर ये कोटेड है हदीस. Another version, the girl said, actually I accepted this marriage, but I wanted to let women know that parents have no right to force a husband on in them. अब उस औरत ने फिर क्या कहा कि जनाब रसूलुल्लाह, मेरा मकसद ये है कि मेरी तो शादी हो गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली है, मगर मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो है कोई भी जो है फादर अपने या कोई भी माँ बाप जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते. ठीक है, ये इसी सेम एक ही हदीस है, एक इब्ने माजा में कोटेड है, उसके अंदर इसके अंदर फर्दर इस तरह लिखा हुआ है, तो ये इस तरह कंप्लीट है. और एक इब्ने हम्बल के अंदर है, तो उसके अंदर वहां तक थी कि जहां पर रसूल पाक ने ये कहा कि जनाब आप शादी जबरदस्ती नहीं की जा सकती. ठीक है, therefore it is established in Islam that forced marriage is not at all a marriage if not accepted or invalidated by a woman or even a man. Free consent is the requirement for the valid marriage under Bangladeshi law. उसके अंदर ये लिखा है बांग्लादेशी लॉ में, तो उन्होंने बाकायदा हमारे पास भी है ये कि फोर्स्ड मैरिज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. अगर कोई औरत आके कह देती है कोर्ट के अंदर कि उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई है, तो वो मैरिज जो है वो बाय कोर्ट डिसॉल्व हो जाती है. अ वुमन कैन नॉट बी फोर्स्ड एंड शी कैन नॉट बी गिवन इन मैरिज अनलेस शी फ्रीली एग्रीज ऑन इट. A free consent is to be expressed in front of at least 2 witnesses and thereafter to be properly signed in order to have the effect of valid marriage. अच्छा जी, ये हमारे पास इसके कुछ केस स्टडी आई हुई है, मैं आपको जो पढ़ाना चाह रही थी मैं वो निकालूं कि इरेगुलर मैरिज क्यों होती है, क्या उसकी जो है. अच्छा, ये लीगल इफेक्ट तो पढ़ लिया है हमने. हाँ जी, ये आ गई इरेगुलर मैरिजेस की वो इम्पेडिमेंट्स. वाइल बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमने पढ़ लिया था. अब आ जाते हैं कि कौन सी मैरिजेस क्या उसके अंदर जो है वो कमी होगी तो उसे हम इरेगुलर मैरिज कहेंगे. नंबर 1, मैरिज विदाउट विटनेसेस विल बिकम इरेगुलर. और जब कभी विटनेसेस जो है वो हो जाएंगे उसके अंदर शामिल, जब कभी भी डिक्लेयर हो जाएगी शादी और विटनेसेस के सिग्नेचर निकाहनामे पे ले लिए, या फिर विटनेसेस को बता दिया कि जनाब ये 2 लोग हैं और इनकी जो है वो आपस के अंदर इनका निकाह हुआ है, और उनको विटनेस एज अ विटनेस ले लिया, तो वो जो मैरिज है वो जो है रेगुलराइज हो जाएगी और वैलिड मैरिज हो जाएगी. अच्छा, अब दूसरा उसके अंदर इम्पेडिमेंट ये है कि मैरिड विद अ वुमन अंडर गोइंग इद्दत. अब एक औरत है, उसकी मैरिज डिसॉल्व हो गई बाय वे ऑफ खुला या बाय वे ऑफ जो है वो डाइवोर्स, या फिर जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो इद्दत ऑब्जर्व कर रही है. अब इद्दत के दरमियान अगर उसकी शादी कर दी जाती है उसके घर वालों की तरफ से, तो वो मैरिज इर्रेगुलर है, लेकिन वो तब तक इर्रेगुलर रहेगी जब तक कि उसका इद्दत का टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता. Once iddat period will be completed, then this marriage will become a valid marriage. अब उसके अंदर थर्ड इम्पेडिमेंट ये है कि मैरिज प्रोहिबिटेड बाय द रीजन ऑन डिफरेंस ऑफ रिलीजन. अगर मिसाल के तौर पर औरत जो है वो नॉन मुस्लिम है, तो क्या होगा कि अगर वो जैसे ही इस्लाम कबूल करेगी तो वो मैरिज इरेगुलर से वैलिड मैरिज में हो जाएगी. और अगर औरत ऐसे मर्द से शादी कर लेती है कि जो शख्स जो है वो किताबिया है और या फिर मुसलमान नहीं है, और वो हिंदुइज्म की तरफ, अगर उसने हिंदुइज्म को फॉलो करता है, तो फिर वो मैरिज जो है वो भी इरेगुलर मैरिज है. जब तक के वो शख्स मुसलमान नहीं हो जाता, तब तक उस औरत की जो शादी है वो वैलिड मैरिज की कैटेगरी में नहीं आएगी. या फिर वो अगर मुसलमान था पहले शादी के टाइम पे, लेकिन बाद में उसने अपना जो है वो मजहब चेंज कर लिया, तो तब तक वो वैलिड मैरिज नहीं रहेगी जब तक कि वो शख्स वापस
इस्लाम या सच्चे रास्ते पे नहीं आ जाता आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन है, मैरिज इन कंट्रावेंशन ऑफ रूल्स ऑफ अनलॉफुल कंजंक्शन। अगर मिसाल के तौर पर कोई भी किसी किस्म की अनलॉफुल जो है वो होती है, जैसे कि कोई अगर औरत किसी और के निकाह में है और वो सेकंड निकाह परफॉर्म कर लेती है, तो जब तक वो फर्स्ट हस्बैंड उसको डाइवोर्स नहीं दे देता, तब तक उसकी वो जो सेकंड मैरिज होगी वो क्या रहेगी, वो बिल्कुल ही इरेगुलर मैरिज रहेगी। मैरिज विद टू सिस्टर्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ अदर, ये भी जो है इरेगुलर है, उसको जो है हस्बैंड को किसी एक को डाइवोर्स करना होगा। लेकिन इसमें इरेगुलर मैरिज जो होगी वो सेकंड होगी। फर्स्ट वाली मैरिज वैलिड मैरिज की कैटेगरी में होगी, और जो सेकंड मैरिज अगर कोई शख्स एक ही वक्त में दो बहनों से निकाह करेगा, तो जो दूसरी शादी होगी उसकी वो इरेगुलर होगी, और जो पहली होगी वो रेगुलराइज होगी। अब या तो वो पहली वाली वाइफ को जो है वो तलाक दे, अगर वो उसको डिवोर्स कर देता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो सेकंड मैरिज होगी वो वैलिड मैरिज की कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छा, सिक्स इसके अंदर जो इम्पेडिमेंट है वो है मैरिज विद फिफ्थ वाइफ। अगर चार बीवियों के होते हुए शख्स पांचवी शादी कर लेता है तो वो भी इरेगुलर कहलाएगी, जब तक कि वो अपनी जो चार उसकी बीवियां हैं उन ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही थी उनमें से किसी एक को डिवोर्स नहीं कर देता, या उनमें से किसी की अगर कोई बीमार है तो उसकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर जो है उसने अपनी फिफ्थ वाइफ को ही डाइवोर्स करना होगा। यानी अगर उसको रेगुलराइज करनी है अपनी मैरिजेस तो उसमें से किसी एक वाइफ को उसको डाइवोर्स करना होगा, छोड़ना होगा, ताकि जो फोर्थ वाली जो कंडीशन है वो पूरी हो सके। अच्छा, ये वो सारी इरेगुलरिटीज हैं, अगर इस इनके होते हुए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी तो वो इरेगुलर होगी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो मूव हो जाते हैं, रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मैरिज वैलिड मैरिज की कैटेगरी में आ जाएगी। लेकिन ये वो सारी शादियां हैं जो कि वॉइड की कैटेगरी में नहीं आती। अगर कोई मैरिज वाइड की कैटेगरी में आती होगी तो उसे हम इरेगुलर नहीं कह सकते, वो मैरिज होगी ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं होगी, इट दैट मैरिज विल बी नॉट एट ऑल एन अ मैरिज, वो होगी नहीं जो है वो शादी। ठीक है, अब आ जाते हैं बातिल और अवॉइड मैरिज कि वॉइड मैरिज जो होगी उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, aforesaid, there are even 7 prohibitions to marry any person of the opposite sex. Some of them are temporary, whereas the some of them are permanent or a perpetual. If the prohibition is a perpetual or a permanent, marriage is void. A void marriage is an unlawful connection and no mutual right of inheritance between the parties arises, and also children's yet any right of the inheritance. Children cannot be even acknowledged as a children as are illegitimate. क्योंकि जो बच्चे उसकी जो बातिल मैरिज की जो है जो बातिल होगी मैरिज, वो किसी भी तरह मैरिज नहीं होगी, तो अगर उसके नतीजे में कोई ऑफस्प्रिंग आएगी तो ऑब्वियसली वो जो है इलिजिटिमेट होगी। अच्छा जी, such marriages are considered as totally non-existing in fact as well as in law. Marriage being void, no question of separation arises. As a matter of law, either party can remarry without talaq. However, rule of the prudence would require that the parties obtain decree of nullity from the competent court of law so as to avoid future confusions and disputes. अब marriages becomes wide, कौन कौन सी account of relationship, marrying with mother or a daughter or a foster sister etc. When the man marries the wife of another man, when marriage contracted without the requisites consent, or D, when the marriage is repudiated under the khairul bulur. अच्छा, ये तो फिर मुता मैरिजेस आ गई, ये टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज। हम अब वापस चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लेकर आई थी क्योंकि उसके अंदर जो है वो कंडीशंस लिखी हुई नहीं थी।
अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमारे पास प्रोहिबिशन में या प्रोहिबिटेड डिग्री में कौन सी मैरिजेस आती हैं, या जिसे हम कह रहे थे कि जनाब उनसे वो शादियां जो है एक्चुअली दे आर नॉट अ मैरिज। ठीक है, इम्पेडिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, देयर आर सम लीगल डिसेबिलिटीज और प्रोहिबिशंस टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज लिस्ट ऑफ एज फॉलो। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन जो है वो कौन कौन सी है, जिसके बाद जो है वो मैरिज जो है वो बिल्कुल ही हराम की कैटेगरी में चली जाएगी अगर वो किसी ने की तो। अच्छा जी, इट इज प्रोहिबिटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड इट कैन नॉट बी मेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। नंबर 1 आ गया कंसेंगुइनिटी। अच्छा जी, कंसेंगुइनिटी क्या है? अच्छा, ये आती है आपकी ब्लड रिलेशन के जरिए। ठीक है, अगर आपका ब्लड रिलेशन है, अगर आपकी जो है वो खून का रिश्ता है, तो उससे कंसेंगुइनिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब उसमें कौन कौन सी आ जाती है? मदर आ जाती है। मदर माँ या उसके अलावा जो है जैसे ग्रैंड मदर हो गई। हाउ हाई सो एवर का मतलब है कि आप ऊपर अपवर्ड अगर जाएंगे तो मदर्स मदर और मदर्स मदर, और उसके अलावा जो ऊपर जितनी भी जो है अपनी माँ से कनेक्टेड जो भी फीमेल रिलेशंस होंगे, या जैसे आपके वालिद की मदर हो गई, जैसे ग्रैंड मदर आ गई, तो वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आएगी और ये ब्लड रिलेशन के जरिए आएंगी। कंसेंगुइनिटी का मतलब है कि आपका किसी के साथ ब्लड रिलेशन होना। या फिर दूसरे नंबर पे है डॉटर एंड हर फीमेल डिसेंडेंट। अच्छा, अच्छा, अब इसमें डॉटर आ गई, बेटी आ गई, तो बेटी के साथ अगर उसकी बेटी की बेटी हो गई, उसकी बेटी की बेटी, उसकी बेटी की बेटी, यानी जितना भी नीचे चले जाएं, हाउ लो सो एवर, वो सारे के सारे आ जाएंगे कंसेंगुइनिटी के जरिए प्रोहिबिटेड डिग्री में, और वो उनके साथ शादी मैरिज हराम है बिल्कुल, उस पर प्रोहिबिशन है बहुत स्ट्रिक्टली। अच्छा, अब आ जाते हैं सिस्टर के साथ। तो सिस्टर जो है बहन का रिश्ता जो है, अब बहन के अंदर बहन के साथ जो भी जो जैसे कि अब सिस्टर एंड द फीमेल डिसेंडेंट हाउ लो सो एवर, यानी बहन और फिर बहन की बेटी हो गई, उसकी बेटी की बेटी, यानी आपकी भतीजियां, ये सारी के सारे रिश्ते जो है वो भी जो है, या फिर मामू बहन का भाई हो गया, या इस तरह से जो जितने भी रिलेशंस होंगे, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे कंसेंगुइनिटी के अंदर, और ये इनके साथ शादी जो है वो बिल्कुल हराम करार दे दी गई है। ब्रदर्स डॉटर, यानी कि एक तो अभी हम ऊपर बहन और बहन की बेटी के बारे में पढ़े, तब नीचे भाई की बात आ गई। अब ब्रदर्स डॉटर यानी भतीजियां आ गई सारी, और भतीजी भतीजी की जो है वो बेटी हो गई। हाउ लो सो एवर, यानी अब वो भतीजी भतीजी की बेटी, उसकी बेटी की बेटी, ये भले रिश्ता जितना भी आगे चला जाएगा, तो उस रिलेशन के अंदर जो मैरिज है वो हराम करार दे दी गई है। अब आ गया मदर्स फादर, यानी नाना, मदर्स फादर सिस्टर, यानी नाना की जो है वो बहन हो गई एक तरह से, जन जिसे हम जो है वो क्या कह सकते हैं कि उसको भी नानी भी कहे, नानी ही कहा जा सकता है, नॉट नॉट हर डिसेंडेंट। हाउ लो सो एवर, यानी जितनी भी जो नाना से रिलेशन होगा, जैसे मदर्स फादर सिस्टर, और उसके साथ जितने भी रिलेशन हैं, जैसे मदर्स फादर मदर्स फादर सिस्टर, फादर ब्रदर, या ये इस तरह के जो रिलेशन है, ये ब्लड रिलेशन, इनके साथ शादी भी जो है वो हराम की कैटेगरी में आएगी। अच्छा, अब ये हो गई कंसेंगुइनिटी या ब्लड रिलेशनशिप, जिसके साथ जो खून का रिश्ता होगा। उसके बाद एफिनिटी आती है। एफिनिटी क्रिएट होती है आपकी किस चीज से? निकाह के नतीजे में जो आपके रिश्ते बन जाते हैं। एफिनिटी बिकॉज ऑफ द मैरिज और निकाह। According to Hanafi law, adulterous relatives are also included in affinity, and the daughter from such women is prohibited. According to Shia law, it is prohibited as the consanguinity is prohibited. Consanguinity जो है वो बन जाती है, इसलिए वो prohibited है, लेकिन है prohibited डिग्री में ही, चाहे वो कंसेंगुइनिटी की वजह से हो या एफिनिटी की वजह से। अच्छा, मदर इन लॉ है। अब ये निकाह के नतीजे में जो आपके रिलेशंस बनते हैं वो क्या होता है कि सास का रिश्ता बनता है, वाइफ्स डॉटर, अगर जिसके साथ शादी की जा रही है उस औरत की कोई दूसरी बेटी मौजूद है, जिसे हम स्टेप डॉटर भी कहेंगे, वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएगी। सन्स वाइफ,
और सन वाइफ, यानी आपके किसी भी बंदे की जो अगर वाइफ है, उसका जो सॉरी बेटे की जो वाइफ है यानी बहू हो गई, जैसे अगर आपके बेटे की किसी भी बंदे की बेटे की जो है वो बीवी है यानी बहू है, तो वो भी प्रोहिबिटेड डिग्री में आएगी। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप मदर हो गई। स्टेप मदर प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाती है। जैसे फादर की अगर एक से ज्यादा शादियां हैं तो उसकी जो बीवी दूसरी होगी या तीसरी होगी, जो भी होगी, स्टेप मदर सारी की सारी वो भी जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आएंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर फॉस्ट्रेज है। ये फॉस्ट्रेज किस तरह आती है कि ये दूध शरीक से आती है। In Sunni law, some relatives are allowed to make contract of marriage. In the case of the fostered, they are as follows. सिस्टर, जो भी फॉस्टर सिस्टर है, फॉस्टर सिस्टर के साथ मैरिज प्रोहिबिटेड डिग्री में है, ठीक है। अब कहता है सिस्टर्स, फॉस्टर अगर कोई मदर है वो, और फॉस्टर सिस्टर्स मदर, फॉस्टर ब्रदर सिस्टर, अगर फॉस्टर ब्रदर सिस्टर है तो उसके अंदर जो है वो फॉस्टेज भी नहीं। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अभी ये बताएं कि यहाँ तक समझ आया आपको एफिनिटी तक? आप लोग सुन रहे हैं? कहाँ गायब हो गए सारे के सारे? हेलो। यस मैम, यस मैम जी। अच्छा यस अच्छा मैम। अच्छा, हमारी जो मीटिंग है वो भी एंड की तरफ जा रही है क्योंकि हमारा जो है वो टाइम खत्म हो रहा है क्लास का। तो मेरा ख्याल है अभी यहाँ तक हमने जितना पढ़ा है, इरेगुलर मैरिजेस समझ आई आपको कि उनके अंदर जो है कोई ना कोई ऐसी कंडीशन मिसिंग होगी जो वैलिडिटी के लिए जरूरी। हमने एसेंशियल्स पढ़े थे ना, उनमें से अगर कोई एक कंडीशन मिसिंग होगी तो वो इरेगुलर मैरिज में आएगी, और वो जब दूर हो जाएगी तो वो खुद का खुद रेगुलराइज हो जाएंगी। अच्छा, अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो शादियां जो कि हराम की कैटेगरी में या बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड डिग्री में आती है, उसमें सबसे पहले हमने कंसेंट्रेटिव पढ़ लिया, अब एफिनिटी पढ़ा है। फर्स्ट स्टेज से मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ें। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? ठीक है ना, फॉस्ट्रेज यस मैम जी। अब यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा, सीआर आपने अटेंडेंस ले ली है भाई? मैम आज सीआर नहीं है, मैंने ले ली अटेंडेंस। अच्छा, अटेंडेंस कौन ले रहा है फिर? मैम मैंने ली है, मैं वसीम को भेजूंगा, वो आपको शीट भेज देगा। अच्छा, अब आप कौन है? आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मैं मोहम्मद नईम 58। अच्छा, 58 नईम आपने ले ली है, अटेंडेंस सबकी ले ली है? यस मैम, 58 पार्टिसिपेंट। अच्छा ठीक है। आप लोग आप ऐसा कीजिएगा कि फिर आप शेयर कर लीजिएगा ताकि मेरे पास अटेंडेंस फिर पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा था किताब लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें कहीं ना कुछ मिसिंग होता है, वो पूरी कंप्लीट बात लिखी भी नहीं होती। अभी हमारे पास किताब है, किताब में सारा कुछ मौजूद है, लेकिन कल कुछ बच्चों ने कहा कि उनके पास बुक नहीं है, तो इस वजह से फिर मुझे वरना मैं किताब पे आ जाती इस टॉपिक से ना, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जो डिटेल के अंदर है वो हमारे पास बुक में है। अब इसमें डिटेल हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है उसमें नहीं है। एक तो टाइम मुझे नहीं मिल रहा कि मैं जो है वो डिटेल से बैठ के बना लूं। अब 3-4 कल भी शाम को एलएलएम की क्लासें लेकर जब फारिग हुई तो मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद कर चुका था, तो इस वजह से थोड़ा हम लोग थक जाते हैं बहुत। तो अभी अपनी क्लास हम एंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास अगर बुक है ना, जिन बच्चों के पास, आप एक काम करें, ये जो हमारा प्रोहिबिटेड डिग्री और मैरिज से रिलेटेड ये वाला जो टॉपिक है, इसके ऊपर आपने एक काम करना है, आपने कल पढ़ लेना है। मैं भी ऐसा करूंगी कि किताब कल लेकर बैठूंगी, इसमें जो चीजें हमारे से रह गई हैं कंसेंट के अंदर, क्योंकि ये काफी डिटेल वाला सब्जेक्ट है, तो उसको हम देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे उसको। आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास बुक होगी और हम बुक में से उसको जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं भी हैं तो वो एक दूसरे से पिक्स वगैरह ले लेना व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है टॉपिक हमारा बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। कल कला को जाहिर है आपने प्रैक्टिस में भी जाना है, और कल कला को लोग आपसे एज एडवोकेट मशवरा भी लेने आ सकते हैं किसी भी बात पर, तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि ये बिल्कुल टॉपिक हमारे जहन में क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ, और अगर किसी को कुछ कल जी इरफान आपको कुछ पूछना है पूछिए।
आपने रेस किया हुआ हैंड। जी पूछिए इरफान। हेलो हेलो जी जी पूछिए, आपने रेस किया हुआ हैंड। मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अरेंज मैरिजेस होती हैं, दोनों जी फैमिली की मर्जी से होती हैं, तो फिर उसके बाद जैसे लड़की दूसरे घर में जाती है तो फिर तो उसकी मर्जी से ही मतलब निकाह हुआ होता है। फिर उसके बाद होता ये है कि मतलब थोड़े झगड़े वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो लड़की जो है वो खुला मांगती है ना, तो फिर कोर्ट में जाके कहती है कि जो निकाह हुआ है वो मेरी मर्जी से नहीं हुआ, तो ये वैलिड होगी कि नहीं होगी मैरिज? नहीं नहीं, उसने वंस शी हैज एक्सेप्टेड द मैरिज, एक्सेप्ट हो गई ना मैरिज। देखें, मैंने आपको कल क्या एक बात समझाई थी कि जब एक दफा अगर औरत ने एक्सेप्ट कर ली है मैरिज, अब वो रुखसत होके भी चली गई, वहां रह भी रही है, सब चीजें हो रही हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गई मैरिज, अब वो वैलिड है। मैम मैम इनवैलिडिटी, फिर वो झगड़े, झगड़ों की वजह से हाँ वो हाँ कोर्ट में इलीगल मतलब वो क्या कहते हैं कि पता नहीं, कोर्ट में वो कहते हैं ना कि इल्जामात लगाते हैं, तो फिर मतलब बहुत ही गंदे गंदे, जैसे कि लड़के को ही नामर्द करार दे दिया गया कि लड़की ने कहा कि लड़का ही नामर्द है, तो मतलब ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा के ना तो वो खुला मांगती हैं, तो फिर इस पे नहीं नहीं, क्या देखिए मतलब कोर्ट मैं रहती है? हाँ मैं बताती हूँ आपको। कानून ये कहता है कि इस तरह का इल्जाम किसी भी बॉय के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई लेडी लगाती है, उसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, उस औरत के लिए भी बहुत, उस लेडी के लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ जाता है, और ऐसा इल्जाम नहीं लगता। वैसे मैं आपको बताया, हमारी भी काफी साल, मेरी 10-12 साल की प्रैक्टिस है, तो वो इल्जामात, ये नामर्द होने वाला इल्जाम जो है ये कोर्ट में नहीं लगता। अगर लगता है तो वो लड़की को बहुत मुश्किलात होती है, ना सिर्फ बॉय को होती है बल्कि बॉय से ज्यादा मुश्किलात लड़की को होती है। अगर वो लड़के के ऊपर जी इल्जाम मैम। लगाती है तो उसके लिए एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, यूं ही नहीं हो जाती खुला, फिर वो मामला लटक जाता जी है मैम। बिल्कुल। मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो बॉय का जो है मेडिकल चेकअप करने के बाद अपनी रिपोर्ट देता है कोर्ट के अंदर, और अगर उसके अंदर आ जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो कोर्ट जो है केस ही डिसमिस कर देती है, और उसके अंदर खुला ग्रांट नहीं होती इस तरह के फालतू इल्जाम लगाने से। हाँ, अगर वो ये कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ और मैं अलग होना चाहती हूँ, या मतलब है कि मैं शादी खत्म करना चाहती हूँ, तो फिर कोर्ट उसको खुला ग्रांट कर देती है, वन साइडेड, कि ठीक जी है जी। मैम। क्योंकि देखें, इस्लाम कहता है कि जोर जबरदस्ती के रिलेशन को तो चलाना ही नहीं है ना। इस्लाम के अंदर जबरदस्ती का रिलेशन चलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा फालतू किस्म का इल्जाम लगाती है लेडी, तो उसको बहुत मुश्किल होती है, मैं आपको साफ बात बता रही हूँ, क्योंकि वहां पर कोर्ट के अंदर चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं। बात करने से बात नहीं, इस तरह से कोई भी आके कुछ भी अगर कहेगा, तो वो जो है उससे जो है वो चीजें नहीं हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज अगर वो कहता है, जी कोई स्टेटमेंट देती है लड़की या फिर कोई बॉय देता है, उसको वो से प्रूव करना पड़ता है। अगर वो सिंपल कहे कि मुझे जी रहना मैम, ही नहीं है, अंडरस्टूड। तो समझ आ गई। अगर वो सिंपल कहता है कि आपकी लड़की कहती है मुझे नहीं रहना, खत्म करनी है, वो उसके ऊपर कोर्ट उसको खुला दे सकती है कि जनाब वो नहीं रहना चाहती जी कोई। मैम, असल में क्या कहते हैं कि जो जो वकील है ना आजकल के, तो ये मतलब के कहते हैं कि आपको ऐसा सब बोलना है, तो इसी वजह से क्वेश्चन रेज हुआ ना मेरे जहन में, तो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, मैं आपको एक बता रही हूँ बात, ये जो वकील होते हैं ना, वकील जी ही मैम, उसको मैं समझ गया आपकी बात, बिल्कुल। हाँ, वो एडवोकेट ही उसको कहते हैं कि आपने ये ग्राउंड तो लेना ही नहीं है ना कोर्ट में। जी जी, अगर आप ये मैं बिल्कुल ग्राउंड, ठीक है ना, समझ अगर गया। आप ये लेंगी तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, खुद लेडी मुश्किल में फंस मैं जाएगी फिर वो। मैं समझ गया मैम। ठीक है ना। थैंक यू। अच्छा, ये अनवर, जी आपको बेटा कोई क्वेश्चन करना है तो आप बेशक कर ली। हेलो, जी जी आपने रेस किया हुआ हैंड। हमारी क्लास एंड होने वाली, बेटा आप पूछ लें, आपको कुछ पूछना है तो। ये रेज हैंड करके कहाँ चला गया बच्चा? अच्छा, अब हमारी क्लास जो है वो एंड हो रही है। नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा बेटा, अभी हमारी क्लास एंड हो रही है। ओके, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज, फिर बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल आप एक काम करिएगा, बुक वगैरह से देख लीजिएगा एक दफा, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके।